नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम और राधे राधे। एसएसटी के रिवीजन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और एसएसटी के अंदर हमने रिवीजन क्लास में इतिहास तक के पार्ट को, यानी इतिहास वाला पार्ट जो है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। रिवीजन क्लास है तो रिवीजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आज 29 तारीख हो चुकी है और 2 दिन और बचे हैं नव वर्ष को। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेरों ढेर बधाइयां, शुभकामनाएं। ज्योति जी, पिंकू कैसे हैं आप? एसएन मीना, इंडियन आर्मी गौतम कैसे हैं? ललिता जी स्वागत आपका। कांतिलाल, घनश्याम, अनवर अली, लक्की, चौधरी जी कैसे हैं आप? आशा रानी जी स्वागत आपका। कमलेश शंकर जी प्रतापगढ़ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अर्थव्यवस्था की जब चर्चा आती है तो दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। गाइड उठा के आप देखोगे, कोई भी गाइड उठा के देखोगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र टॉपिक में इतना सारा मैटर डाल रखा है गाइड में कि हरित क्रांति भी इसमें डाल दी है। तो पढ़ने वालों के दिमाग इस मैटर को देखकर चकरा जाता है कि इतना मैटर, या इस टॉपिक में क्या इतना मैटर होगा, और है तो फिर उसको याद कैसे किया जाए। लेकिन जब हमने लास्ट टाइम आपको एनसीईआरटी से कोर्स करवाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि आप मेरी ना माने, क्योंकि जितने लोग हैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले या जितने भी टीचर हैं, हर का एक अलग दृष्टिकोण होता है। कोई टीचर आपको कहेगा कि इस गाइड से पढ़ें, कोई टीचर कहेगा कि आप यहां से पढ़ें, कोई कहेगा कि ये पढ़ें। वो सारे सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन हर व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण अलग होने के कारण अलग राय दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो अर्थव्यवस्था का पार्ट है और जो आपका राज व्यवस्था का पार्ट है, ये सारे के सारे टॉपिक, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, विश्व का भूगोल, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की बुक से उठाया गया है। और बाकायदा मैंने इसके लिए एक अलग सेशन करके आपको चैप्टर वाइज बताया भी है कि देखो ये चैप्टर का नाम देख लो। अब जैसे ये जो चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का पार्ट यानी चैप्टर नंबर 2, सेम नाम से यही टॉपिक है। इसके बाद आपका एक टॉपिक है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी सेम यानी ये टाइटल ही उस चैप्टर का नाम है। तो मेरा जो बुद्धि काम करता है, मेरा जो बुद्धि मुझसे कहता है कि ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से पढ़ना ही सबसे बेस्ट है। भले ही डाटा कम हो, एनसीईआरटी आपसे बहुत ज्यादा विस्तार में चर्चा ना करती हो, लेकिन ये टॉपिक जहां से उठाए गए हैं 99.99% चांस ये बनते हैं कि क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे। मात्र 0.01% ऐसे चांस बन सकते हैं कि कोई बाहर से क्वेश्चन बने। तो जहां 99 यानी सीधे सीधी बात कहूं कि जहां से टॉपिक बना है, अगर हम वही चीज पढ़ लें तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है। बाकी आप सब विद्वान हो,
जैसा आप उचित चाहें वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को, और ये सारे टॉपिक मैं आपको रिवाइज भी वहीं से करवाऊंगा जहां से पढ़ाया है, एनसीईआरटी की बुक से। चाहो तो आप मेरे पुराने सेशन जाके देख सकते हो, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वहां पर भी मैंने जितना उस टाइम प्रयास किया था वो अच्छा ही किया था, लेकिन अब चूंकि रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा एक स्टेप आगे चलकर इन टॉपिकों को समझने का प्रयत्न अपन जो है वो करने वाले हैं। और चूंकि नया साल आ रहा है 2023, तो नए साल की नई योजनाओं के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि 2023 में हमारे क्या प्लान रहेंगे और हमें कैसे जो है वो क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा हम करेंगे कल और परसों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो शुरू कर रहे हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, बाद में लिख लेना आप। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आज आपका जो पहला टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। देखिए, मानव जो है वो मानव क्रिया करता है। मानव क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मानव दो प्रकार की क्रियाएं करता है। आप, मैं, हम सब, चाहे महिला हो पुरुष हो, हम सब कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं। और दो प्रकार की क्रिया हम करते हैं। कौन कौन सी क्रिया करते हैं? एक आर्थिक क्रिया करते हैं, एक अनार्थिक क्रिया करते हैं। एक जो क्रिया करते हैं, यानी क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया, यही दो प्रकार की क्रिया होती है। जब कोई इंसान आर्थिक क्रिया करता है तो उस क्रिया को करने से उस इंसान को कुछ अर्थ मिलता है। अर्थ का अर्थ होता है यहां धन से। जैसे मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं। आप ये सोचोगे कि यार गुरुजी तो हमें बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं आपको पढ़ाने की, मैं आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं ले रहा हूं। मैं आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं ले रहा हूं। मैं आपसे पैसे ना लेकर किसी थर्ड पार्टी से पैसे ले रहा हूं। यानी इस YouTube पर जब आप ये मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आप जब ये सेशन देखेंगे तो आप देखना कि आपकी स्क्रीन पर ऐड आते हैं। जैसे अभी ऐड आया आपकी स्क्रीन पर, आया क्या ऐड? देखो, वीडियो देखते देखते बीच में ऐड आया क्या? अगर ऐड आया तो यस लिख के बताओ। जब आप मेरे ये सेशन देखते हैं तो आप जब भी इस सेशन को शुरू करेंगे या बीच में कभी ना कभी ऐड आते हैं, और वो ऐड कोई ना कोई कंपनी करवा रही है। वो कंपनी YouTube को पैसा दे रही है कि ये लो भैया मेरा ऐड कर दो। अब YouTube कोई खुद तो काम करता नहीं है। YouTube जो है वो खुद तो काम नहीं करता है। वो फिर क्या करता है, जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे किसी ने एजुकेशन का चैनल बना रखा है, किसी ने कॉमेडी का चैनल बना रखा है, किसी ने गाने का चैनल बना रखा है। हर लाखों लोगों ने यूट्यूब पर अपने अपने चैनल बना रखे हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, उन चैनलों पर अपने ऐड देता है। यानी अभी जैसे मेरा चैनल देख रहे हो आप, तो इस परिवार में एक आधा ऐड आता है।
जिसका जितना बड़ा परिवार होगा, जो जितना ज्यादा पॉपुलर होगा, उसके चैनल पर उतने ज्यादा ऐड आएंगे। जो छोटा मोटा होगा, मेरे जैसे, कम ऐड आएंगे। अपने चैनल पर कम ऐड आते हैं। यही अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो 2-2 ऐड आएंगे आपके। मेरा चैनल देखोगे तो 1 ऐड आएगा। लेकिन उस ऐड का पैसा YouTube को मिलता है और मैं YouTube के लिए कार्य कर रहा हूं तो YouTube मुझे भी उसका कुछ हिस्सा देता है। यानी मैंने आपसे पैसे नहीं लेकर YouTube के लिए काम कर रहा हूं मैं, तो YouTube मुझे महीने के कुछ पैसे दे देता है और वो पैसे निर्धारित होते हैं ऐड के ऊपर। कितने बच्चों ने चैनल को देखा इस पर तय होता है। यानी मैं जो काम कर रहा हूं उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, और जिस काम को करने से पैसे मिले वो क्रिया कौन सी क्रिया होती है? आर्थिक क्रिया होती है। वो क्रिया कौन सी होती है? आर्थिक क्रिया होती है। अर्थात जिस कार्य को करने से, जिस कार्य को करने के बदले धन मिले वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। कार्य या क्रिया करने पर बदले में धन प्राप्ति हो तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो और पढ़ के जब आप टीचर बनोगे तो स्कूल में पढ़ाने जाओगे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओगे तो बच्चों से तो फीस लोगे नहीं आप, आपको तो सरकार देगी सैलरी मंथली। तो वो भी क्या होगी? आपकी आर्थिक क्रिया होगी। क्या आएगी? आर्थिक क्रिया होगी। यानी जिस कार्य को करने से हमें पैसे मिलते हैं वो आर्थिक क्रिया होती है। लेकिन क्या हम सारी क्रियाएं आर्थिक ही करते हैं? नहीं, कुछ हम बिना आर्थिक क्रिया भी करते हैं। जो काम तो हम करते हैं लेकिन उससे हमें धन प्राप्त नहीं होता है। हो सकता है कि हमारा धन वहां पे लगे। जैसे आप मंदिर गए, मंदिर में जाके आपने ईश्वर की पूजा अर्चना की, वहां दान दक्षिणा करते हो, इससे आपको मिलता है क्या? कुछ पैसे तो नहीं मिलते आपको इससे। अभी जैसे मल का टाइम चल रहा है हिंदू धर्म के अंदर, ये जो समय है मकर संक्रांति तक का समय मल का टाइम है। इसमें ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा की जाती है। जैसे काले तिल बांटना, पशुओं को गुड़ खिलाना, है ना, गरीब लोगों को गर्म वस्त्र बांटना, ऐसे जितने भी दान के कार्य करो उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है इस समय। तो दान करने से तो आपका पैसा लगेगा, लेकिन यह क्रिया कैसी कहलाएगी? अनार्थिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इससे आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपको खुशी मिलती है। क्या मिलती है? खुशी, जिसे आप खुशी कहते हो, खुशी कह लीजिए, शांति कह लीजिए, है ना, आनंद कह लीजिए, पुण्य कह लीजिए कि भैया दान करूंगा तो पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसी क्रिया जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ऐसी क्रिया जिसको करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है, आनंद की, खुशी की, शांति की अनुभूति होती है, उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो देखो, इसका तो कोई महत्व नहीं है भौतिक जीवन में, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये तो इतनी ही क्रिया है कि ठीक है, आपने अच्छे पैसे कमाए हैं तो दान करो, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना दान करो, इससे आपको शांति मिलेगी। बट ये जो आर्थिक क्रिया है इसको आगे और डिवाइड किया जा सकता है, और इस आर्थिक क्रिया को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जो आर्थिक क्रिया है ये 3 तरह की आर्थिक क्रिया होती है। कितनी? आर्थिक क्रिया के क्षेत्रक मान लीजिए आप, आर्थिक क्रिया के क्षेत्र। तो 3 तरह की हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? और यही हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कहलाएंगे। एक होती है आपकी प्राथमिक क्रिया,
कौन सी क्रिया होती है? प्राथमिक क्रिया होती है। एक होती है आपकी द्वितीयक क्रिया या द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र कह लीजिए, है ना, द्वितीयक क्षेत्र। एक हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन सा क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर विद्वान साथियों, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, ये शहद निकालना, ये सारे जो कार्य डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त करते हैं, ये सारे के सारे जो क्षेत्र आते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। यानी जो जो वस्तुएं हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो सब क्रियाएं किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हाँ, खनन, मत्स्य पालन, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। खनन भी आता है, बिल्कुल ये बात सत्य है, खनन भी इसी में आता है। अब मान लीजिए खेती करके किसी किसान ने गेहूं उत्पादन किया, तो गेहूं तो एक प्रोडक्ट हो गया प्राथमिक क्षेत्र का। अब इसी गेहूं को एक व्यवसायी खरीदेगा, अपनी फैक्ट्री में लेके जाएगा, आटा बनाएगा उसका और आटा बना के बेचेगा। उसी आटे से कोई ब्रेड बना के बेच रहा है, तो कोई पाव भाजी बना के बेच रहा है, तो कोई उसका जो है वो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग कर रहा है। यानी इस प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उन वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके नई वस्तु बनाकर अगर बेचा जा रहा है तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आएगा, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या क्रिया होती है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर रूप परिवर्तित कर या रूप परिवर्तन कर उपयोग करना, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर उपयोग करना या व्यवसाय करना द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे कि गेहूं से बिस्किट बनाना, बाड़मेर में जो ऑयल निकल रहा है तो ऑयल को निकालना,
एक लेवल तक निकालना प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन उस ऑयल को शुद्ध करके बेचना, शुद्ध करने वाली कंपनी और है, निकालने वाली कंपनी और है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आएगा। और इस ऑयल को, जैसे बाड़मेर में रिफाइनरी तो है नहीं, बाड़मेर में तेल निकाला जाता है, तो उस तेल को बाड़मेर से और रिफाइनरी तक भेजने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, या जो ट्रक चलाए जाते हैं, जो कंटेनर चलाए जाते हैं, वो किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त करना, द्वितीयक क्षेत्र का कार्य है प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर उसको मार्केट में लाना। और इन प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के कार्यों को आसान बनाने के लिए इनको सेवा प्रदान करने का कार्य किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, इसमें क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता के लिए सेवा प्रदान की जाती है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, परिवहन, स्टोरेज, ये सब काम, अनेकों अनेक काम, ये सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बन गए। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। दो क्वेश्चन इसमें सबसे मोस्ट बनते हैं, दो ही क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, जिनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की 99% संभावना है। अब देखो, सरल और कठिन क्वेश्चन यही से बन जाएंगे। अगर मिलाने वाले दे दिए, या उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है ये दे दिया, या जोड़े वाले दे दिए, तो वो थोड़ा क्वेश्चन कठिन बन जाएगा, और सीधा पूछ लिया तो आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्य तृतीयक क्षेत्र में आता है, कौन सा कार्य द्वितीयक क्षेत्र में आता है, कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। फिर अगर एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ाता है तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। यानी भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी में योगदान कितना है इन तीनों क्षेत्रों का। तो अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र का वर्तमान में जो योगदान है वो कितना है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एक स्टेप आगे बढ़ता है एग्जामिनर तो वर्तमान में 17% इसका योगदान है। अगर सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र का पूछेगा आपसे, तो द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान वर्तमान में 21-22 में जो है वो 30% है। कितना प्रतिशत है? 30% है। और अगर तृतीयक क्षेत्र का योगदान पूछेगा तो ये 50% योगदान है। किसमें? जीडीपी में। आजादी के समय जब हम आजाद हो रहे थे, उस टाइम 1950 के आसपास जीडीपी में सर्वाधिक जो हिस्सा था वो प्राथमिक क्षेत्र का था, 55%। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था 55% 1950 के करीब। कितना था? 55% था। आज 17% है। यानी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17% है, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 30% है, और तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सा है जीडीपी में वो है 50%। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आजादी के समय सर्वाधिक योगदान जीडीपी में किस क्षेत्र का था? प्राथमिक क्षेत्र का था। वर्तमान में जीडीपी के अंदर सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है।
अब देखो ये टॉपिक तो बेसिक रूप से देखे तो इतना ही है टॉपिक ये, और ये 2 क्वेश्चन है, यानी ये इतना कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप समझ लिए तो इन 2 क्वेश्चन के अलावा फिर क्वेश्चन नहीं बनते। यहां से रीड के लेवल की बात कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से भाई निम्न में से कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, योगदान है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना यहीं से क्वेश्चन बनने की है। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक इस जो टॉपिक है इसका सार है, बस इतना ही है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। अब देखिए कि जीडीपी में किसका योगदान सबसे ज्यादा ठीक रहता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होना सबसे अच्छा है कि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान होना अच्छा है कि सेवा क्षेत्र का योगदान होना अच्छा है। तो जिस देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान जितना ज्यादा होगा वह देश उतना ही जल्दी प्रोग्रेस की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सेवा क्षेत्र जो है वो ये दर्शाता है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र उतने ही ज्यादा विकसित हैं। शुरुआती दौर में प्राथमिक क्षेत्र में 55% योगदान था। याद करिए 1950 में हमारे देश की कैसी स्थिति थी, बहुत ही गरीब स्थिति थी हमारी, सबसे बड़ी समस्या थी हमारे सामने भोजन की। आज हमारे देश में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा 50% है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। इसका अर्थ है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जितना ज्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होगा उतना हमारे देश के विकास में अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। देखिए आर्थिक विकास की समझ है, कक्षा 10 है, यानी इकोनॉमिक्स की जो बुक है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी 2022-23 जो वर्तमान पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक है, उस पुस्तक का कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2। आप ये कहोगे कि सर ये टॉपिक कहां से दिए गए हैं, तो देखो ये टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, देखो ऐसा ही लिखा है। और सिलेबस उठाओ अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास सिलेबस है तो उठाओ आप, अगर आपके पास सिलेबस है तो उठा के देखो। सिलेबस में यही लाइन लिखी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। एक और टॉपिक है मुद्रा और साख, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। उपभोक्ता अधिकार, यह भी ऐसा ही लिखा हुआ है। यानी कक्षा 10 से 3 टॉपिक उठाए गए हैं, ऐसे के ऐसे ही टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हैं। यह तो कक्षा 10 का उदाहरण दिया है आपके सामने मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, देखो टॉपिक पे चलते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र या सेक्टर में बांटा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये मैंने पढ़ा दिया है तो फटाफट आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखने की किसी को जरूरत नहीं है, पहले से लिखा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और इससे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि करना, मत्स्य पालन करना आदि इसमें आ जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो है वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। प्राथमिक सेक्टर में जो प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ है उस प्रोडक्ट को लेकर रिकंस्ट्रक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, और यही क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र जो है वो कहलाता है। हाँ, बैंकिंग वाला टॉपिक नहीं है, मुद्रा और साख का टॉपिक है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंदर क्या आता है कि तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उदाहरण के लिए बैंकिंग और परिवहन करना। तो ये हो गया आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। मैं इस टॉपिक को आज जब दोबारा तैयार कर रहा था तो मैंने कई गाइड देखी, क्योंकि गाइड मुझे खरीदनी पड़ती है, क्योंकि गाइड खरीदूंगा नहीं ना
तो फिर कोई बच्चा कहेगा क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं। सर आपने तो ये टॉपिक करवाया इतना सही और हमारे पास गाइड है उसमें तो ये टॉपिक ये है, तो हम क्या करें? तो भाई देखो, करने को आपकी मर्जी है, कुछ भी करो। हम नहीं कहते कि आप गाइड मत पढ़ो, आपको जैसा लगता है वैसे पढ़ो। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ या हमारा बताया हुआ तथ्यों के आधार पर हमने बताया आपको अच्छा लग रहा है, पहले आप वो पढ़ लो, फिर आपको मन कौन भरे। कई बार आपको मन कौन मानना है कि यार आप तो थोड़ा ही पढ़िया ब्रो क्यों जैसी, तो गाइड पढ़ो बाद में, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, दोनों पढ़ लो। और आपको लगे ना भाई मन तो विश्वास को नहीं है बात पर, तो गाइड पढ़ लो। दोनों आपके, यानी आपके हाथ में सारा लड्डू है, और हाथ में दोनों लाइट हुआ। एनसीईआरटी को जी करे तो इल्लो बट को बढ़ लो, और गाइड आरो बट को बढ़ना पड़ा तो इल्ला हाथ में बढ़ लो, लेकिन तथ्यों के आधार पर है। वहां पर जो आप मैटर देखोगे रॉक, तो मैटर इतना ज्यादा मैटर कि ऐसा लगने लग गया था कभी कभी तो मुझे कि शायद इसने अपनी गाइड को मोटा करने के लिए भर दिया, फुल भर दिया, फुल से भी फुल भर दिया। देखो, सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी आती है, जैसे डॉक्टर आ गया, वकील आ गए, सेवा क्षेत्र में आते हैं, कॉल सेंटर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। आप और मैं, टीचर का काम, मैं आपको क्या दे रहा हूं? सेवा ही तो दे रहा हूं। वो सारे क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आते हैं जहां कोई वस्तु बेची खरीदी नहीं जाती। जहां कोई वस्तु बेची खरीदी नहीं जाती वो सेवा क्षेत्र में आएंगे। जैसे आप वकील के पास गए, वकील आपको राय देगा, वो चीज थोड़ी बेचेगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका इलाज करेगा लेकिन कोई चीज नहीं बेचेगा, तो वो भी सेवा क्षेत्र में है। तो जहां पर कोई वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होता है, केवल ज्ञान का ही पैसा लिया जाता है। जैसे आप टीचर बन गए, स्कूल में जाके आप पढ़ाओगे, कोई चीज बेच थोड़ी रहे हो आप अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हो। ज्ञान का उपयोग करके बच्चों का ज्ञान बढ़ाओगे, आप बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, और उस ज्ञान का उपयोग करने के बदले आप पैसे लोगे। अभी आज सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू चल रहा था, कोई ऐसा है कि लड़की है, मुझे पता नहीं है कि वो सत्य है कि असत्य है क्या नहीं है, मैं उस पर कोई उसकी सत्यता और असत्यता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, बट वो चीजें प्राथमिक दृष्टिकोण से देखोगे आप, तो लड़की है जिसका एसआई के अंदर बहुत अच्छे अंक आए हैं, ठीक है, और उसका इंटरव्यू में उसको यह नहीं पता है कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, और एसआई में उसके अच्छे खासे नंबर आ रखे हैं। बच्चों ने क्या है कि सोशल मीडिया का टाइम है ना, तो बहुत जल्दी चीजें सर्च कर लेते हैं, नाम निकाल कर रिजल्ट निकाल के सारी चीजें दिखाई। तो ये ऐसे प्राथमिक दृष्टि से तो ये लगता है, हाँ टीचिंग भी सेवा सेक्टर से ही आएगा। प्राथमिक दृष्टिकोण से तो ये लगता है कि ये नकल के ही परिणाम है ना, ये क्या है, नकल के परिणाम है, क्योंकि नकल करने वाले पढ़ते थोड़ी हैं, चाहे वो आरएस नकल करके बने, चाहे वो एसआई नकल करके बने, और एक ही घर की दो बहनें, दोनों की दोनों एसआई में सेलेक्टर, उनको ये नहीं पता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसे एसआई रहेंगे, ऐसे आरएस रहेंगे, ऐसे अध्यापक रहेंगे, तो फिर भविष्य तो आप देख लो। करंट अफेयर अब जनवरी में करंट अफेयर ही करेंगे। ऐसा ही है मेरे भाई, ये दुनिया गोल है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखो, तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। कृषि, जैसे कि कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिवेश भोजन का उत्पादन होता है। लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। देखो, अगर आप अपने दादाजी से पूछोगे कि दादाजी थे क्या काम करता, तो दादा को बेटा मैं तो 5 बजे उठ जाता और कल करके कलेवो सिरावण खागे और खेत चल जाता बेटा, और तेरे दादी ने कह दिया कह बांध तो लिया ही बड़ी।
यानी टिफिन लेके आ जाए मोड़सी, और दिन के जाके लागता 6 बजे खेत में, और शाम ने 6 बजे तक काम करता, चोखो निनाण करता, खेत की रुखाली करता, पड़ोसिया सा बातें करता, और शाम ने आगे घरे सो जाता। फिर आप अपने पिताजी से पूछोगे, पिताजी थे क्या करता? तो बेटा मैं पढ़ दो, पढ़ गया, मास्टर लाग गया, और आज आप भी पढ़ रहे हो। यानी एक समय 1972 तक ऐसा था कि लगभग देश के लोग जो है वो कृषि पर डिपेंड थे, और कृषि थोड़ी प्राचीन विधियों से की जाती थी। फिर धीरे धीरे देश में नई टेक्नोलॉजी आई, कृषि के अंदर ट्रैक्टर, ड्रामीर, ट्रकर, बेजान चीजें चली। तो अब जैसे जैसे लोगों को कृषि से कुछ आमदनी हुई, जैसे आप देखो जिस दिन अच्छी फसल होती है, जिस यानी रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, अच्छी फसल हो गई, जाट जमींदार आदमी है और 100 बीघा खेत और बढ़िया कणक होगी या बढ़िया बाजरो हो गया, मूंग मोट हो गया, गवार हो गया, तो जी ही वो मंडी में बेचेगो नहीं, कट जाओ बताओ। मंडी में बेच के 15-20 लाख रुपया ले गए, गोज में ठेले में गाल गए, ओ जागो महिंद्रा के शोरूम पर, जब आया एक काली स्कॉर्पियो निकाल देगा, काली स्कॉर्पियो निकाल दे। अब की बार मालिक का घना ही पीछा दे जाएगा स्कॉर्पियो, रिया कर स्कॉर्पियो ले गए और सीधा जाएगा बड़े शोरूम में, बोलो यहाँ कर एक एसी, एक फ्रिज, एक आटो पीस नहीं चाकी, गाड़ी में मेल दे। यानी जैसे जैसे कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, लोगों ने अपना पैसा औद्योगिक क्षेत्र में लगाना शुरू किया, तो औद्योगिक क्षेत्र की डिमांड ज्यादा बढ़ी। जब प्राथमिक क्षेत्र का विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, तो फिर सेवा क्षेत्र का भी विकास होने लगा। किसका विकास होने लगा? सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, सुख सुविधाओं का विकास हुआ। तो इस तरीके से जो है वो इसके आगे 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 चलता जाता है। बहुत ही जल्दी द्वितीयक क्षेत्र को प्रमुखता मिली। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन, तृतीयक क्षेत्र को प्रमुखता मिली। भाई आपके खेत में अच्छी फसल हुई, बहुत सारा पिस्सा होया, बहुत सारा पिस्सा आ गया, तो दादी कही, दादा ने बोला करो काल आपने पिछड़ा कठमेला आ गए, यहाँ करो कब वो माइलो कमरो है नहीं, माइली जी की साल है, वह में पेटी है और वह पेटी के नीचे एक खांचो बनाएडो है, वह में मेल दो। दादो बोलो अरे तेरो राम नहीं सरगी बावड़ी, तू तो कोई कार्ड ले जाएगा, मैं बैंक जाऊंगा कल और बैंक में खातो खुला लियो और बैंक में जमा करा के आऊंगा, आपने पैसा ने कोई टेंशन को नहीं, चोरगी चकोरगी कोई टेंशन को नहीं है, बैंक में चोखो मिलो को ब्याज। यानी जब प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा तो किसकी आवश्यकता महसूस होगी? तृतीयक क्षेत्र की। किसानों का विकास हुआ, पैसे आए तभी तो बैंक में पैसे गए, तभी तो किसान ट्रैक्टर खरीद पाए, ट्रॉलियां खरीद पाए, अनेकों अनेक संसाधन खरीद पाए। तो जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र विकसित होगा, द्वितीयक क्षेत्र विकसित होगा, और द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र जब विकास करेंगे तो उनको चाहिए एम्प्लॉई, सड़क चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, तरह तरह के एम्प्लॉय चाहिए, और ये क्या क्रिएट करेंगे? सेवा क्षेत्र का विकास करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जिस देश में सेवा क्षेत्र का योगदान जितना ज्यादा होगा, वो देश उतना ही ज्यादा विकास की ओर अग्रसर होगा। क्या होगा? विकास की ओर अग्रसर होगा। देखो यहाँ है लाडू, लाडू कहेगा गुरुजी मैं क्या में पढ़ना, जब पेपर 15-20 लाख रुपया में बिक का है। देखो हर आदमी आप आपको कर्म करे तो दिन के उठ के देखो कि छोटी छोटी चिंटिया है जखन आपा मारवाड़ी में कीड़ी कमा, कीड़ी का नहीं, आंगने में जाके देखियो सुबह उठता ही कितनी भी सर्दी हो कीड़ा निखड़ जाए, आपका गणतव्य की ओर दाना चुगण। गली में गाय कुत्ते अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, कोई भौंकने का कार्य कर रहा है, कुत्ते का काम भौंकना है, वो भौंक रहा है, गाय भी अपना कार्य कर रही है, छोटे छोटे पक्षी, चिड़िया,
कौवा अपने अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं भोजन की तलाश में। हमारे पिताजी भी चले जाते हैं, आप सबके पिताजी भी चले जाते हैं, सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो देखो, जिनका काम नकल करना है वो नकल करे, जिनका काम नकल कराना है वो नकल करवाए। हमारा काम सच्चाई की राह पे चलना है, मेहनत कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। वो ऊपर वाला तो सबको ही देख रहा है ना। अरे मारवाड़ी में कह ऊपर आ रहे घरे दे रहे पण अंधेर को नहीं। सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और ऐसा नहीं है, चाहे कितना भी पाप बढ़ जाए, चाहे कितना भी भ्रष्टाचार बढ़ जाए, लेकिन सत्य की तो जीत होके रहेगी, ये निश्चित है। तो थे थारी पढ़ाई पीछे ना हटो, नकल करनी है ना करने दो, कितनी भी नकल कर लियो, थारी मेहनत अगर सच्ची है तो थाने थारी सफलता मिलेगी। आ बात निश्चित है, बात में कोई भी शक को नहीं। तो बस ठीक है भाई, आपको काम करेगा वही नकल करनी है, आपको काम करसी, और आप आपनो काम करसा तो आपनो काम है पढ़नो, तो बस पढ़ाओ, कोई दिक्कत को नहीं। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान था उसकी हिस्सेदारी 60% थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सकल घरेलू उत्पादन ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी में योगदान बात करते हैं तो किसी जीडीपी होती क्या है, किसी विशेष क्षेत्र के किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगदान को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक किसान के खेत में, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जीडीपी क्या होती है, उदाहरण के जैसे 2021 की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, 2022 तो अब चल रहा है। एक किसान है, उसके खेत है, ये मान लो खेत देश है, इसमें 100 क्विंटल गेहूं हुई, ठीक है, और 3000 रुपए क्विंटल गेहूं है, तो इसको 3000 से गुणा कर दो। 3000 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 के आगे 2 जीरो और लगा दो, 3 लाख रुपए की गेहूं हो गई। इस गेहूं को बाजार में बेचा, यहां आ गई, उद्योग में आ गई है, यहां पर इस गेहूं में 10 क्विंटल के तो बिस्किट बन गए, है ना, और 10 क्विंटल का आटा बन गया, और 50 क्विंटल के बाकी प्रोडक्ट बन गए। ऐसे करके 100 क्विंटल का यहां पर जो है वो खपत कर दिया। अब इसको खरीदने वालों ने खरीद के उसका उपभोग कर लिया। तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है उसको काउंट करेंगे। यानी गेहूं को यहां काउंट नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे, तृतीय क्षेत्र में करेंगे। क्योंकि अगर हमने यहां पर भी काउंट कर लिया, यहां कर लिया, यहां कर लिया, तो इससे क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट 3 बार गिना जाएगा, 2 बार एक्स्ट्रा बार गिने जाओ ना। तो इसमें क्या होता है, जीडीपी का यही रूल है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम, ये जो अंतिम शब्द है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पेपर में आपसे यही ऐसे ही शब्दों को आपको ध्यान रखना है। जीडीपी का अर्थ है कि किसी एक वर्ष में या किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे सेवा क्षेत्र में इतने करोड़ रुपए का कार्य हुआ, तो वो हो गया उसका मूल्य। क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया। 100 क्विंटल गेहूं हुई, तो हम 100 क्विंटल गेहूं नहीं लिखेंगे, 100 क्विंटल गेहूं का मूल्य लिख देंगे। तो किसी एक वर्ष में तीनों क्षेत्रों का अंतिम जो उत्पादन है उसका मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत में तृतीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है, यह लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र का कार्य क्या है, तृतीय क्षेत्र का कार्य है सेवा देना, सेवा देना, जैसे सड़क मार्ग की सेवा, वायु मार्ग की सेवा, रेल मार्ग की सेवा। जैसे आज हमारे देश में एक समय ऐसा था कि वो डब्बे वाला टेलीफोन भी सबके घर पे नहीं होता था,
डब्बे वाला टेलीफोन भी सबके घर पे नहीं होता था। फिर एक जमाना ऐसा आया कि फोन आया जिसमें हम केवल बात कर सकते थे, हेलो हेलो हाय बाय टाटा। फिर एक समय ऐसा आया जब हम थोड़ा थोड़ा नेट चला सकते थे। फिर आया जियो और हमारे जीवन को उसने जीने लायक बना दिया। जियो ने हमारे जीवन को जीने लायक बना दिया और हमारे जीवन में इंटरनेट की तेजी आई और हम दुनिया को जानने लगे। ये फटाफट वीडियो चलने लगे यूट्यूब के। और अब देखो 5G का दौर आ गया है। तो ये क्या है? सेवा ही है। एक टाइम होता था कि कोई टाबर जी हाँ जयपुर जोधपुर पढ़ने जातो तो सोड़ गुदड़िया और बहुत सारी एक थैलो तो किताबा, सर के ऊपर सोड़ गुदड़िया वो बिल्टी और वो रेलवे स्टेशन पर जा रहे है, अरे किंजा छोरा जोधपुर जाऊं कोचिंग करना। लाखों रुपए लगते थे उसके, 15 20 30 हजार रुपए कोचिंग के। 5-6 महीना रहता था तो लाख रुपया बेंगा, 6-7 महीना का खाने का खर्चा का एक्स्ट्रा लाग जाता और पेपर में प्रश्न आता को नहीं। एक आज के दौर में घर बैठे पढ़ सकते हो भारत की किसी भी कोचिंग से या कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप पढ़ सकते हो। हालांकि इससे एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आई है थोड़ी सी, क्योंकि गुणवत्ता क्यों आई है कमी? क्योंकि ये व्यापार ज्यादा बन गया है, व्यापार ज्यादा बन गया। लेकिन फिर भी सुविधा भी तो ज्यादा बड़ी है। पहले एक कोचिंग में जाते थे, एक कोचिंग में 10 टीचर होते थे, उनके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज YouTube पर आप ये वीडियो मेरा समझ में नहीं आ रहा, किसी बच्चे को ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझ में नहीं आ रहा है, बंद करो यार, केक पढ़ावे गुरु जी बकवास करे, बंद करो इसे। बंद किया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखा, सर्च किया, 50 टीचर आपकी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। आपके सामने है 50 टीचर, आप स्क्रॉल करो, अच्छा ये ठीक है यार इससे पढ़ेंगे, अरे वाह इसने तो ये लिख रखा है ये पढ़ लो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ेंगे भैया। आपके हाथ में पावर है, आपको सुविधा मिल रही है, ये भी तो सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन बड़े हैं, सेवा बड़ी है, हमारे पास चॉइस बड़ी है। किसके कारण? तृतीय क्षेत्र के कारण बड़ा है। कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हो गई है। लोगों की आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता की मांग उत्पन्न हो गई है। कभी कभी आप अगर टीवी पर बहस देखते हो महंगाई पर, तो कांग्रेस वाले ये कहते हो कि 2013 में चीनी ए भाव मिलती, सिलेंडर 350 रुपया को मिलतो, 2011 में सिलेंडर मिलतो, 2010 में सिलेंडर इतना रुपया को मिलतो, आज 1150 रुपया को मिले। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन आप देखो कि 2007 में 8 में 9 में आपके पिताजी कितने पैसे कमाते थे? आपके पिताजी कितने पैसे कमाते थे? उस टाइम सिलेंडर कितने रुपए का था? 350, 450, 500 रुपए का था। तब भी हम सिलेंडर को खरीदने में असक्षम महसूस करते थे ना, लेकिन फिर भी खरीदते थे। आज सिलेंडर 1100 रुपए के करीब करीब हो गया है, लेकिन 1100 रुपए में भी हम सिलेंडर खरीद पा रहे हैं। खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं? आप खरीद पा रहे हो ना? सब खरीद पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर 2010, 11, 12, 13 के दौर की और आज 21, 22 के दौर की आमदनी देखोगे तो आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। महंगाई अकेली नहीं बढ़ी है, इनकम भी लोगों की बढ़ रही है। और इनकम बढ़ रही है तो महंगाई फील नहीं हो रही है। महंगाई जैसे कांग्रेस माहौल बना रही है कि देश में बहुत महंगाई है, लेकिन जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे याद है हम जब बचपन में थे तो 1 रुपए के 3 पतंग आते थे। एक पतंग था, उससे छोटा जो 1 रुपए का 4 पतंग आता था। और मैक्सिमम जो बड़ा सा बड़ा पतंग था, हम जब छोटे थे तो 5 रुपए का एक मैक्सिमम पतंग आता था जो सबसे बड़ा होता था, जो हम कभी ला नहीं पाते थे, क्योंकि 5 रुपए एक साथ हमारे घर वाले देते ही नहीं थे। करो तेरो राम नहीं सिर टिंगर 5-5 रुपया कितना लाओगे तुम?
5-5 रुपया पतंग ले आओ तुम। अरे जे गरगा पर 5 रुपया मांग ले पतंग खातर तो गरगा पीट भी देता, पीट देता। आज 5 रुपए का एक पतंग आता है, सबसे छोटा जो पतंग है ना वो 5 रुपए का एक आता है आज। और फिर भी माँ बाप बच्चों को खरीद के दे रहे हैं, उनको महंगा भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आमदनी भी तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है ना, आमदनी भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है। मैं उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण बताता हूं। मैं जब 10वीं में 11वीं 12वीं में था, 2007 के करीब की बात है, उस टाइम एक फोन आया था नोकिया 6600। नोकिया 6600 एक फोन आता था और टीवी पर उसका ऐड आता था और वो फोन लगभग 8-9 हजार रुपए का था। ठीक है, उस टाइम वो नोकिया का सबसे महंगा फोन था, शायद 8 या 9 हजार रुपए का था। और मैं उस टाइम क्या कि नए नए फोन आए थे, तो मैं घरगान कहता तो मैं पास हो जाऊंगा तो मैंने फोन दिला दे, पास हो जाऊंगा तो फोन दिला दे। घरगा बोला जो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ नहीं तो दिलाऊंगा वे। तो मैंने बड़ी मेहनत की 10-12वीं क्लास में, फिर फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हो गया। घरगा ने कहा मैं फोन दिला दे, बोले हाँ दिला दे। कितना रुपया का फोन है? 8 हजार हुआ। घरगा पकड़ के 2-3 मुक्का खा लेते राम ने सर 8 हजार को फोन, 8 हजार को फोन ले तू इतो के बड़ो बिजनेसमैन है तू रे। 8 हजार का फोन बेटा मैं तो कौन देखा घड़ी ने फोन नहीं दिलाया। नोकिया 1600 वो 1100 दिलाया। आज देखो आप, जो मार्केट में गधा गाड़ी चला रहा है ना, गधा गाड़ी, उसके पास भी कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का फोन है, एंड्रॉइड फोन। 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी तो हर आदमी के पास है आज। 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी तो हर आदमी के फोन में है। तो कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि इनकम बढ़ गई। पहले एक गाड्डा ऊंट गाड्डे का, मिट्टी का एक ऊंट गाड्डे को गेड़ो मोला था नहीं आपा तो भाई जी मारे एक माटी को गाड्डो गिर दे हो तो 50 रुपए लेता था वो। आज माटी के गाड्डे का रुपया 400 ले। कितना ले? 400 रुपया। क्या कारण है ये कारण बस यही है कि समय के साथ इनकम बढ़ रही है और इनकम बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये महंगाई का डायरेक्ट जनता के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनकम भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो माहौल बनाती है चुनाव में कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है, जनता के यार कितनी महंगाई है, मार तो बजट बीतो ही है और वित्त में काम 4 लाख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई है। आज हर एक व्यक्ति, मैं उदाहरण बताता हूं, मुझे मैं जब फोन लेके आया था तो घर वाले मुझे कहते थे बेटा पढ़ ले तू पढ़ना कौन सारा दिन फोन चला। और आज जो लोग मुझे कहते थे वो भी फोन चलाते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति की डिमांड है फोन होना। यानी क्योंकि हमें सूचना चाहिए, हमें क्या चाहिए? सूचना चाहिए। पहले तो क्या होता कि शाम के टाइम में लोग भेड़ा हो जाता, जी मोहल्ला का लोग भेड़ा हो गया, घर में भेड़ा हो गया या चौक में भेड़ा हो गया, बैठ के बात कर लेता, सूचना मिल जाती। आजकल आजकल गांव में क्या हो रही है, कौन सी लड़की आज के रील बनाई है और आज कहीं लुगाया भागी, कौन आदमी जो है आज यहाँ कर लियो और के हो गयो और के नहीं हो गयो, देश विदेश की सारी सूचना चाहिए अपन बे खातर अपने हाथ में फोन होना बहुत जरूरी है। फोन होगा तो आप सारी सूचना। पेपर लीक हुआ और 1 घंटे में पेपर रद्द हो गया। किसके कारण हो गया? और बच्चे को पता भी चल गया कि पेपर लीक हो गया, इसी सूचना के कारण, सूचना और संचार के कारण। अरे पहले टाइम में के नकल होती को नहीं, 2001, 2, 3 में के नकल को नहीं होती, नकल जद भी होती लेकिन नकल थोड़ी होती, थोड़े लेवल पर होती, क्योंकि संचार का साधन को नहीं है। आज तो व्हाट्सएप पर 1 सेकंड के अंदर लाखों लोगों का पेपर पूछ जाए।
पुग जाए कौन पुग जाए, ये भी किसके कारण हो रहा है, सूचना और संचार, ये भी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का ही भाग है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान भी करता है। आज राजस्थान के अंदर यानी यूट्यूब के ऊपर जगह टॉप यूट्यूबर है वे राजस्थान का है। इतना ज्यादा यूट्यूबर है। एक तो जी अपने गंगानगर हनुमानगढ़ कानी को लड़को है, आप खुद एक एल्टो 800 गाड़ी, आपकी लुगाई, आपकी एक छोरी और आपका एक छोरा ने तीनों ने लेके गाड़ी में घूमे। अभी वो गए हुए हैं वहां पर अंडोबार निकोबार द्वीप गए हुए हैं। राजस्थान के ही है, यही गंगानगर के हैं। 2 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। क्रेजी XYZ आपने देखा है, इंडियन हैकर्स देखा है आपने, टेक्निकल गुरुजी तो देखा ही होगा, वो भी राजस्थान के ही थे, अभी दुबई चले गए। तो वर्ल्ड के, भारत के टॉप यूट्यूबर है वो राजस्थान से है। यानी इसने, और इतनी ज्यादा लड़कियां रील बना बना के इंस्टाग्राम पर पैसे कमा रही है, लड़के तरह तरह के कॉमेडी बना के, मुरारी लाल को जानते ही हो आप, है ना, राजियो रबियो, हजारों यूट्यूब के चैनल, गानागार, कॉमेडीगार, फैशनगार, गाड़ी मोटरगार, एजुकेशनगार बन रहा है। इनकम कोई के कम हुआ है, कोई के ज्यादा हुआ है, लेकिन रोजगार मिल रही है। क्या कारण है, सेवा क्षेत्र के कारण। तो ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी जो है वो प्रदान कराता है ना। इसके बाद देखो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण, देखो प्राथमिक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र, उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र बढ़िया काम करेगा, यानी मैं सीधा सीधा उदाहरण बताता हूं कि जे खेत में आपने चोखी फसल होगी तो व्यापार भी चोखो चालेगो। जय जी हाँ, रवि की, दीपावली की बात करूं मैं, दीपावली की फसल से पहले कौन सा फसल निकलता है, दीपावली से पहले सावणी की फसल काटता है, यानी मूठ, मूंग, बाजरो, सारा किसान जो है वो निकाल के आपके घरे लिया हुआ है। तो अगर खरीफ की फसल अच्छी हो गई और किसाना का चौखी वर्षा होगी टाइम पर और बढ़िया फसल होगी, तो दीपावली की रौनक देखो बाजार का मायना, जोर की रौनक, भीड़ भाड़, दुकाना भरी पड़ी है, कोई बर्तन खरीद रही है, कोई कपड़ा खरीद रही है, कोई गहना खरीद रही है, कोई गाड़ी खरीद रही है, कोई ट्रैक्टर खरीद रही है, जगह जगह भीड़। शेयर मार्केट फट से ऊंचा आ जाता है। और अगर फसल अच्छी नहीं हुई, टाइम पर वर्षा नहीं हुई, तो दीपावली ने जगह दुकानदार है नहीं भाई माखी मार वो करे। यानी प्राथमिक क्षेत्र अगर मजबूत बनेगा, अच्छी फसल होगी, तो द्वितीयक क्षेत्र भी मजबूत बनेगा। और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्र जब मजबूत होंगे तो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीक व परिवहन की आवश्यकता होगी। पहला आपा खेत बाता ऊंट गाड़ू, ऊंट के पीछे हड़ हो तो एक आदमी आपका खेत में 5 दिन लागता खेत बाता बाने में। आज गड़ा 2 घंटा में जाए ट्रैक्टर ले गए, घुर 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 खेत बागे घरे, 2 घंटा में खेत बागे घरे आ जाए। पहली आदमी 6 बजे उठ के ऊंट ले गए और यहाँ कंधा के ऊपर हड़ो तोड़ खेत जा रहे हुए, और इन्हें घरे लोग काम सल्टा गए, बोले आज गए मारे कालियों को बापू खेत बांध गए, रोटी लेके जानी है। और फटाफट बाजरा मोटा मोटा रोट पोगे और दरगे बट लेगा मायने, और बा बिनती जा रही है खेत, बिना आदमी लाग रही है तावड़े की लाई में, ऊंट बेचारो लाग रही है पसीना पसीना। और बोले आगे के बावली बोले आज सानो जानटी नहीं आज हो गए, वो पानी को मंग लियो रहे और आप पानी पी लियो और रोटी खा लियोगे। 2-3 दिन लागा खेत बाना में। और आजकल सुबह कह जाए सुनेगे काली मम्मी आज खेत बुआन जाऊंगे, हाँ बोले सानो बुआए हो गए जाओ, रब्बो कालियो पापा करियो ट्रैक्टर स्टार्ट गयो खेत, बीज बाज छिड़क के 2 घंटा में ले सानों के पानी गाल गए।
तो क्यों नहीं पानी था तो कर ले गए, बोले खेत बांध गए, बोले खेत बाए हो। अल्ले किसके कारण हो रहा है ये सारा काम कि हर क्षेत्र एक दूसरे पे डिपेंड है। कृषि का विकास करना है तो चाहिए टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर की, बोरिंग की, फव्वारे की, ड्रिप सिंचाई की, नए नए संकर बीज चाहिए। और ये सब चीजें कब हो पाएगी जब तीनों लोग यानी तीनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जो सेवा क्षेत्र है वो नई नई सेवाएं बनाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी बनाएगा, उद्योगों में नई नई मशीनें आएगी तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। किसान की क्या बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी। अभी एक सिक्कर का एक वीडियो देखा था मैंने कुछ दिन पहले। एक महिला है, अनपढ़ है, सिक्कर के मायने, और चौखी खेत के मायने बाड़ी कर रखी है, अरबा लाखों रुपया की फसल हर साल 5-5, 10-10 लाख रुपया की फसल बेचते हैं मार्केट में। अनपढ़ है, अंगूर की, मिर्चियां की, टमाटर की, जान बिना की पौध लगा रखी है। एक इंटरव्यू आयो अभी देखो आपनो जलको झुझुणु है पर या जलको सिक्कर पर आयो, मेरे याद को नहीं आ रही हो, तो वह महिला चोखा भला पैसा कमावे, 5-7 लाख रुपया साल का कमावे, यानी वह IAS की नौकरी लात मारे यहाँ घरे बैठी। एक फसल में 5 से 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाती है, और कोई घर पे आराम से, और उसने कई लोगों को 20-30 लोगों ने रोजगार दे रखे। किसके दम पर? टेक्नोलॉजी के दम पर। इसके बाद विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भंडारण, बैंकिंग, यातायात, तीनों क्षेत्रों के परस्पर निर्भर हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाले। अगर एक भी क्षेत्र आपको काम रोक दे, जी हाँ, कोरोना का टाइम में क्या हो, सेवा क्षेत्र ने रोक दियो, तो गाड़ी मोटर बंद कर दियो, कर दिया नहीं, गाड़ी मोटर सब बंद, रेल बंद, बसें बंद, हवाई जहाजें बंद। अब जखा लोग जट बैठे है, बैठे ही बैठे रह गया, खत्म, सब कुछ खेल खत्म कर दिया। एक क्षेत्र को रोकते ही बाकी दोनों क्षेत्र अपने आप रुक गए कि सेवा बंद तो सब बंद हो गया। तो अगर एक क्षेत्र भी कमजोर होता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, तो तीनों क्षेत्रों पर इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। प्रचंड बेरोजगारी। अब बेरोजगारी वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में है, यानी ये चैप्टर में बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? छुपी बेरोजगारी होती है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। जी हाँ, मान लिया अपने खेत है, 5 बीघा खेत है, ठीक है, 5 बीघा खेत है, और एक खेत पर बापू भी काम करे। कौन करे? बापू। बापू भी काम करे, माँ भी काम करे, बड़ोड़ो भाई जी भी काम करे, ठीक है, और भाभी जी भी काम करे, ठीक है, और चाचो जी भी काम करे, रही चाचा और चाची, और मैं भी अठी काम कर रही हूं। जी हाँ, मान लो लावणी को टाइम आ गयो, निनाण को टाइम आ गयो, सगड़ा जना, कितना जना? 7 जना काम लाग रहे। 5 बीघा जमीन है, 7 जना काम लाग रहे। फिर एक दिन के होगा, चाची पीर चल गई, चाची का भाई को ब्याह हो, बोले चाची बोली मैं तो जाती हूँ, और चाचो जी की, बापू जी की तबीयत खराब होगी, बापू बोले बेटा मैं तो बूढ़ हो गयो, मेरे से काम को नहीं हुआ। मैं बोलो माँ ने कहा माँ मेरे तो रीट को पेपर आ रही है, मेरे पास तो काम आपको नहीं है, मन तो पढ़ना पड़सी, मेरे तो दिन 50 रहे। तो ये 3 लोग क्यों यार अठू हट गया, 3 लोग हट गया, बच्चा पीछे 4। अब ये 4 जना काम कर लियो खेत को सारो, कोई जोर को नहीं आया, मैंने आराम से काम कर लियो। फिर समझ में आई कि 3 लोगों की तो अपन जरूरत ही को नहीं भाई, 5 बीघा खेत में तो 4 आदमी घना ही है, तो ए जगह 3 लोग है भाई, जगह 5 बीघा ही है, यानी कम आ लोगों को होनो ने होनो कोई ज्यादा प्रभावित कौन कर रहे हो। एक अर्थ की है कि ये 3 लोग की है बेरोजगार है, हालांकि ये काम कर रहे हैं, खेत में काम लाग रहे, लेकिन आ छिपड़ी बेरोजगारी दिखे को नहीं। वास्तव में मान लो अगर ये 7 लोग काम कर रहे हैं, तब भी अपन ने एक 5 बीघा खेत भूमि पर फसल से जो पैदावार होती है, मान लो कि 2 लाख रुपया ही हुआ है। अगर ये 7 लोग काम करेगा, जब भी 2 लाख रुपया ही मिलेगा अपन ने,
फसल का, और जे 4 लोग काम करेगा जब भी 2 लाख ही मिलेगा अपन तो पैसा तो बिता ही आना है। तो एंगो मर्तबल क्यों हो, एंगो अर्थ हो क्योंकि आज छिपी बेरोजगारी है, और भारत में आ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पहला तो बहुत ही ज्यादा है, यानी आदमी जहां आवश्यकता से ज्यादा जटे है बांगो महत्व को नहीं, तो बाकी हुए छिपी बेरोजगारी कहलावे। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की अधिक समस्या है, अर्थात यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देंगे तो उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन उतना ही होता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वह नापा छिपड़ी बेरोजगारी का, देखिए आपने दिखे को नहीं लुक मिचनी कितनी आया। अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय कैसे कर सकते हैं हम, जैसे छोटी अवधि के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना है, एंड इसके अंदर 100 दिनों को रोजगार दिया जाए। और थोड़ा पुराना भाई अब हो सके राजस्थान में 120 दिन कर दिया हुआ है, इस तरीके की बातें हैं। और अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में कार्य करना, ये सारी बातें इसमें आ जाए है। दीर्घकालीन उपाय के कर सका, कृषि सुविधा में सुधार कर सका, सस्ती दर पर कृषि ऋण दे सका, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना कर सका, विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना कर सका, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाऊंगा। ऐसे के होगो के रोजगार और ज्यादा बढ़ तो जागो। बाकी आगे अपने ज्यादा काम की चीज नहीं है, काम की चीज अपन ने सारी पढ़ ली है, ठीक है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र भी होते हैं। जैसे संगठित क्षेत्र कौन सा हुआ, जगह रजिस्टर्ड हुआ, जेठा आप काम करावा तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, अरे एक आप कोई काम लग गया, चाय की दुकान पर लग गया, या अपने गांव हमारे लोकल स्कूल में लग गया, तो भाई असंगठित क्षेत्र है, जेठा आपने कद भी निकाल भी दे, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र में वेतन जो है वो अधिक वेतन प्राप्त होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन प्राप्त होता है। यहां पर नौकरी सुरक्षित होती है, यहां पर नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। कार्य की स्थिति अच्छी होती है, यहां पर निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती है। कर्मचारी योजना का लाभ मिलता है, वहां पर लाभ नहीं मिलता है। कार्य अधिक पैसे कम, सॉरी कार्य अवधि निश्चित होती है, और यहां पर कार्य अवधि निश्चित नहीं होती है। तो इस तरीके से संगठित और असंगठित क्षेत्र भी होते हैं। तो ये टॉपिक वैसे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, अब और इसको जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य मुख्य बातें मैंने बता दी है। और कृषि बाकी तो बस रोजगार से संबंधित है, रोजगार वाला अपने टॉपिक है नहीं। तो बताओ आज का ये जो सेशन है आपको कैसा लगा। और मैं यहां पर अब जो रिवीजन क्लास करवाऊंगा आपको, उसमें मुख्य बातें ही बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। और बहुत ही जल्दी अब जनवरी के अंदर अपन जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, और टेस्ट सीरीज में प्रयास कर रहा हूं इस तरीके का कि पूरी कंप्लीट जो टेस्ट है वो लेके आए हम। तो उसके लिए भी हम कुछ नया आपके लिए करने का प्रयत्न कर रहे हैं नए वर्ष में, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। लेकिन प्रयत्न है कि कुछ बेहतरीन करा जाए जिससे आपको मजा आए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़े। हम बहुत सारी नई चीजें आपके लिए जो है वो लेके आ रहे हैं। राजस्थान में भी ईडी आ रही है, ईडी के सीबीआई की ने कि आवे बना आऊ जान जो यहाँ अगर रीट पहले अगर जो बढ़िया माहौल बन जागो नहीं नक्कला रंगो और 5-7 लोग पकड़े जागा, तो एक बार के थोड़ा डर बैठ जागो। एक बार माहौल बना दियो, सगड़ा लोग मिल गए, ठीक है, ताकि थोड़ो एक बार डर बैठे। और चलो सदांग लिए ने तो ने सही, लेकिन एक बार 2 महीना खातर डर बैठ जा रहे जगह को माफिया है भाग जाए इना भी नहीं, तो रीट आरो पेपर बच जागो अपनो। फिर तो ध्यान है भर्ती आनी मुश्किल हो जाएगी 1-2 साल खातर, तो रीट आरो पेपर बच जा तो ही बहुत है। तो अभी के लिए एक बार तो फिर कालू मिला धन सगड़ा ने नए साल की बहुत बहुत राम राम, मोकड़ी राम राम। और ओ जो नयो 2023 है वो थारे जीवन में और ज्यादा खुशियां लेके आवे, और ज्यादा उमंग लेके आवे, कम से कम लोग नकल करे ताकि आपनो भी नंबर आ जावे, ठीक है। और बस हंसता रहो और मुस्कुराता रहो, और नई साल की नई योजना बनाओ कि नए साल में आपने क्या करना है, क्या करना है और कितो करना है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिला तब जब तक के लिए हंसता रहो, पढ़ता रहो, मुस्कुराता रहो।